तो क्वेश्चन नंबर 1, किसी गोलक का अर्धव्यास 10.5 सेंटीमीटर होने से उसके समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिखें। हो जाएगा ये, इसका अर्धव्यास दे दिया हुआ है और अर्धव्यास दे करके उसके समग्र तल का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। अगर अर्धव्यास हम लोग को अगर डेसिमल में दिया है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे और चेंज करके तब हम लोग उसको निकाल लेंगे। अच्छा, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, किसी चमड़े के बॉल तैयार करने में 17.5 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से 431 रुपया 20 पैसा लगेगा। तो बॉल का व्यास ज्ञात करके लिखे, है ना। तो कहने का मतलब बोल रहा है क्या कि एक चमड़े का बॉल तैयार करने में 17.5 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से 431 रुपया 20 पैसा लग रहा है। तो बॉल का व्यास ज्ञात करके लिखिए। मतलब 17.5 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर मतलब हो गया 1 वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से खर्च हो रहा है चमड़े का बॉल तैयार करने में। 1 वर्ग सेंटीमीटर अगर बॉल तैयार किया जा रहा तो 17.5 रुपया लग रहा। तो बोल रहा है क्या, तो पूरे बॉल को अगर तैयार किया जाएगा तो कितना खर्च हुआ है, तो 431 रुपया 20 पैसा खर्च हुआ है। तो चमड़े का माने बॉल जो है उसका व्यास क्या होगा। तो इस टाइप का सम हम थ्योरी में बताए हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं, किसी से अगर नहीं होता है तो। यहाँ पे 17.5 रुपया हमको दिया हुआ है क्या, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर बना रहा तो 17.5 रुपया खर्च हो रहा। तो मतलब उस बॉल का पूरा क्या बनाया है, तो उस बॉल का पूरा वक्रतल बनाया। मतलब वक्रतल के क्षेत्रफल को बनाने में उसको 431 रुपया 20 पैसा खर्च हुआ है। 431 रुपया 20 पैसा खर्च हुआ है। तो बोल रहा है क्या, तो बताओ कि पूरे मतलब उस बॉल का, जिस बॉल को तैयार किया गया उस बॉल का व्यास कितना है। इस व्यास को हमको निकालना है कि जो बॉल तैयार किया गया उसका व्यास कितना है। आई बात समझ में। तो व्यास निकालने का तो कोई फॉर्मूला दिए नहीं है सब में कि व्यास निकाला कैसे जाएगा। तो जब कोई फॉर्मूला नहीं है तो निकालेंगे कैसे, मान लेंगे। लेकिन व्यास नहीं माना जाता, अर्धव्यास माना जाता। अर्धव्यास मानेंगे तो व्यास निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग गोलक का मतलब कि मान लेंगे, माना बॉल का अर्धव्यास। तो बॉल का अर्धव्यास कितना है, मान लिए कि 8 सेंटीमीटर है उस बॉल का अर्धव्यास। अब अगर 8 मान लिए तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो सवाल में हमको दिया हुआ है एक बॉल के पूरे वक्रतल के क्षेत्रफल को बनाने का खर्च। तो हम भी वक्रतल के क्षेत्रफल को बनाने का खर्च निकाल करके खर्च के बराबर दिखा देंगे, या फिर इन दोनों ही खर्च को, ये 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च है मतलब ये दर दिया हुआ है, इस रेट से पूरे खर्च को अगर भाग दे देंगे तो इसमें वक्रतल का क्षेत्रफल छुपा हुआ है। ये क्या है, ये पूरे वक्रतल को बनाने का खर्च है, मतलब इसमें पूरा का पूरा वक्रतल का क्षेत्रफल छुपा हुआ है। तो इस दर से अगर इसको भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा वक्रतल का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पे वही कर देते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं कि बॉल के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या है। तो क्या कर देंगे, 431.20 बाई 17.50 मतलब 431 रुपया 20 पैसा को 17 रुपया 50 पैसे से भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बॉल के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या है। अब जाहिर सी बात है कि बॉल के यही वक्रतल का जो क्षेत्रफल निकल के आया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना वर्ग सेंटीमीटर, इसी वक्रतल के क्षेत्रफल को वक्रतल के क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे। तो बाई ATP बॉल का वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, है ना। यहाँ पे पहले लिख लिया जाए कि वक्रतल का क्षेत्रफल आया तो गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल निकाल करके वक्रतल के क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बॉल के वक्रतल का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर। तो r मतलब अर्धव्यास, यहाँ पे अर्धव्यास को r लिखे हैं, स्मॉल r तो स्मॉल r ही बैठाएंगे, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो बाई ATP ये बॉल के वक्रतल का जो क्षेत्रफल मेरा आया, इस क्षेत्रफल के तुरंत बराबर दिखा देंगे, बराबर दिखा दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 इंटू वैल्यू पुटअप करेंगे, पाई का मान 22/7 इंटू r स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से अब पॉइंट को हटा दे रहे। पॉइंट को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है, ऊपर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, नीचे में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अगर ऊपर नीचे पॉइंट के बाद का डिजिट अगर सेम है तो
तो पॉइंट अपने आप हट जाएगा, ना नीचे जीरो बैठाएंगे ना ऊपर जीरो बैठाएंगे। अगर डिजिट सेम है तो ऊपर में भी 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, नीचे में भी 2 डिजिट है पॉइंट के बाद। तो वापस अब एक के पीछे जीरो या सिर्फ जीरो का फॉर्म ऊपर नीचे बैठाने की जरूरत है, पॉइंट अपने आप हट जाएगा। अब यहाँ पे 22 से 4 इंटू कर जाएगा तो हो जाएगा 88/7 इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये 1 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4312/175, जैसा था वैसी था। अब क्या करेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो 4312/175 है। यहाँ पे 88/7 को अब क्या करेंगे, इस तरफ भेज देंगे तो इधर इंटू करो तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 7/88 हो जाएगा, 7/88 हो जाएगा, उलट जाएगा अगर के भाग करेगा तो। अब काटेंगे 11 से कटेगा ये, तो 11 से कटेगा 8 बार, 11 8 88, और ये 11 से कटेगा तो 11 या 33, फिर 11 9 99, 11 दूना 22, फिर अब ये मेरा कटेगा 2 से कट जाएगा 4 बार में, और ये 2 से कटेगा 2 एकम 2, फिर 2 9 18, फिर 2 छक्के 2 9 18, 2 छक्के 12, फिर ये कट जाएगा मेरा 4 से, पूरी तरह से कट जाएगा, 4 से काट दे रहे तो 4 चौका 16, 4 9 36, 49 टाइम कट गया। फिर अब ये 7 से ये कटेगा, तो 7 से जब ये कटेगा तो कितनी बार में, 7 दूना 14 और 7 5 35। अब ये नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू ऊपर बच गया 49 और नीचे बच गया 25। तो आर का जब वैल्यू निकालेंगे तो इधर स्क्वायर रूट निकलेगा, तो आर इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 7 और 25 का 5। अब क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे हम लोग, इसको क्या करना होगा, तो 5 से 7 को डिवाइड दे देंगे तो पूरा पता चल जाएगा कि आर का मान कितना होगा। तो 5 से 7 को यहाँ पे डिवाइड दे जाए। अच्छा है, हमको व्यास निकालना है ना, तो यहाँ पे पहले व्यास निकालना है। आर का मान मिल गया हमको, तो व्यास निकालना, अर्ध व्यास मिल गया। अब व्यास जब निकालेंगे तो 7/5 को 2 से इंटू कर देंगे, जब व्यास निकालेंगे तो ऊपर से ऊपर इंटू कर देंगे, तो 7 दूना 14/5 इतना सेंटीमीटर। अब 5 से 14 को डिवाइड दे देंगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 2.8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्या, व्यास। किसका, उस बॉल का व्यास हो गया 2.8 सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा 14 टका चुप रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विद्यालय में शॉट पुट खेल के लिए जो बॉल व्यवहार किया जाता है उसका व्यास 7 सेंटीमीटर होने से बॉल में कितने घन सेंटीमीटर लोहा लगा है। तो पहले ही बताते हैं, शॉट पुट खेलने के लिए जो बॉल लगा है उसका, उस बॉल का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा उसमें कितना घन सेंटीमीटर लोहा है। तो लोहा पूछा है कि कितना घन सेंटीमीटर लोहा है, इसका मतलब आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन निकाल देंगे तो जो निकल के आएगा उतना ही लोहा है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आयतन निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोलक को जल में पूर्ण रूप से डुबाने पर कितने परिमाण में जल उठेगा, उसे ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि एक गोलक को जल में पूर्ण रूप से डुबाया गया। मान लेते हैं कि कहीं पे भी यहाँ पे जल भरा हुआ है, और जल भरने के बाद बोल रहा है क्या कि यहाँ पे एक गोलक को पूरी तरह से डुबा दिया। जिस गोलक को डुबाया उस गोलक का व्यास है 28 सेंटीमीटर, इसको पूरा डुबा दिया। तो बोल रहा क्या कि कितना जल ऊपर उठेगा, जल की ऊंचाई नहीं पूछ रहा, बोल रहा क्या कितना परिमाण में जल ऊपर उठेगा, मतलब उस जल का आयतन क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस गोले को डाला गया उस गोले का आयतन जितना होगा उतना ही आयतन के बराबर जल ऊपर उठेगा। तो अगर इस गोलक का आयतन निकल जाए तो गोलक का आयतन निकल के जो आएगा ऊपर उठे हुए जल का भी आयतन वही होगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली इसमें हमको क्या निकालना है, गोलक का आयतन निकालना है जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर दिया होगा। तो इसमें भी बस आयतन निकाल देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, ये भी हो ही जाएगा लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत जल्द इसको सॉल्व करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी गोलाकार गैस बैलून को फुलाने के समय उसका अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर होने से बैलून के पहले और बाद के समग्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। एक गोलाकार बैलून है, गोलक की तरह बैलून है, मतलब पूरी तरह से गोल गोलक की तरह ही है। जब फुलाया गया तो गोल बैलून का अर्धव्यास हमको दिखा 7 सेंटीमीटर।
7 सेंटीमीटर उसका अर्धव्यास दिखा, मतलब एक जो बैलून जिसको फुलाया गया गोलक की तरह था तो उसका अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर हुआ। जब उसको पूरी तरह से फुला दिया गया तो फुलाने के बाद उसका अर्धव्यास दिख गया हमको 21 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है क्या कि फुलाने के पहले मतलब कि जो अर्धव्यास था 7 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद जो अर्धव्यास दिखा 21 सेंटीमीटर, तो फुलाने के पहले वाले बैलून का वक्रतल फुलाने के बाद बैलून के वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मतलब हमके दोनों के वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे किस तरह से, क्या तरीका है। तो हम लोग यहाँ पे वक्रतल का क्षेत्रफल जब निकालेंगे अनुपात, इन दोनों का वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात हमारा तभी निकल पाएगा जब हमको इसका भी वक्रतल का क्षेत्रफल पता हो और इसका भी वक्रतल का क्षेत्रफल पता हो। दोनों के वक्रतल का क्षेत्रफल पता होगा तो अनुपात निकाल पाएंगे। तो इसका वक्रतल का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका भी वक्रतल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वक्रतल के क्षेत्रफल को निकालने का क्या कोई फार्मूला होता है, तो हाँ होता है, 4πr²। अब इसमें हमको क्या चाहिए वक्रतल का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो r मतलब अर्धव्यास। देखेंगे कि दोनों बैलून का अर्धव्यास दिया है कि नहीं दिया, तो दिया है, पहले वाले का भी दिया, दूसरे वाले का भी दिया। तो इस अर्धव्यास को यूज करके हम लोग दोनों का वक्रतल का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद अनुपात। तो वक्रतल का क्षेत्रफल जब निकालेंगे ना तो कंप्लीट रूप में नहीं निकालेंगे, अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना हो चाहे भाग देना हो चाहे बराबर दिखाना हो, तो याद रखेंगे कि वहाँ पे पूरी तरह से मान नहीं बैठाते हैं, पाई बाई का मान बैठा के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर का जो वैल्यू दिया हुआ बस वही पुटअप करेंगे, जस्ट पुटअप करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। अनुपात निकालेंगे, अपने आप इजीली सॉल्व हो जाएगा। किस तरह से, यहाँ पे पहले लिखेंगे कि 7 सेंटीमीटर है ना, वक्रतल का क्षेत्रफल निकाल रहे पहले वाले बैलून का, तो वह 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले बैलून के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फार्मूला तो यही लगेगा 4πr²। तो 4πr², r मतलब क्या होता है अर्धव्यास। अर्धव्यास कितना दिया हुआ है 7 पहले वाले का, तो उसका स्क्वायर इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और 21 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले बैलून के वक्रतल का क्षेत्रफल हो जाएगा 4π21 का स्क्वायर, इतना वर्ग सेंटीमीटर। 4πr², r मतलब अर्धव्यास, तो अर्धव्यास इसका हो जाएगा 21, उसका स्क्वायर। जब दोनों का वक्रतल का क्षेत्रफल मिल गया तो दोनों के वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो दोनों के वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात अब हम लोग यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। तो पहला वाला है 4π7 का स्क्वायर अनुपात 4π21 का स्क्वायर। लिख दिए 4π अपने आप करेगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 × 7, 21 का हो जाएगा 21 × 21। फिर जहाँ से जो कटेगा काट देंगे, 7 की 21 3 बार में, फिर ये 7 से 21 कट जाएगा 3 बार। तो कटने के बाद यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा इस 2, यहाँ पे 3 और 3 बचा, दोनों इंटू करा तो 3 3 का, ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया दोनों के वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात। नहीं बताइए सर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करने जा रहे हैं। अर्धगोलीय एक कटोरी तैयार करने में 127.2/7 वर्ग सेंटीमीटर पत्थर लगा हुआ है। कटोरी के मुख का व्यास ज्ञात करें। एक अर्धगोलाकार कटोरी इस तरह का तैयार किया गया है। ये हो गया हमारा एक अर्धगोलाकार कटोरी, जिसके मुख का व्यास जो है, मुख का व्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो व्यास है मेरा, है ना, ये व्यास हमको कितना दिया हुआ है, सॉरी अच्छा, कटोरी के मुख का व्यास दिया नहीं है, बल्कि कटोरी के मुख का व्यास हम लोग को निकालना है। बोल रहा है क्या है कि अर्धगोलीय कटोरी तैयार करने में 127.2/7, मतलब इस कटोरी को तैयार करने में 127.2/7 वर्ग सेंटीमीटर पत्थर लगा है ना, पत्थर लगा है। तो बोल रहा है क्या, कटोरी के मुख का व्यास ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्या बोला है, एक अर्धगोलाकार कटोरी तैयार किया। अगर कटोरी हम लोग अपने घर में अगर देखें अर्धगोलाकार कटोरी, तो कटोरी तैयार करने में जो पत्थर लगा हुआ रहता है, जो स्टील की चादर लगी हुई रहती है, स्टील का पत्थर जो लगा हुआ रहता है, वो पत्थर कहाँ लगा हुआ रहता है, सिर्फ इसके नीचे वाले भाग पर। ऊपर वाला भाग क्या ढका हुआ रहता है पूरी तरह से, ऊपर वाला भाग तो खुला हुआ रहता है।
अगर स्टील की चादर या पत्थर अगर लगा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले भाग पर, मतलब अर्ध गोलक के किस भाग पर? वक्र तल पर। ऊपर वाला समतल तल होता है और नीचे वाला वक्र तल होता है। आई बात समझ में? ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है? समतल तल होता है और नीचे वाला क्या होता है? वक्र तल होता है। तो जाहिर सी बात है, एक कटोरी जो बनाई गई है तो उस कटोरी का नीचे वाला जो भाग हो गया वो क्या हुआ? वक्र तल हुआ। सिर्फ और सिर्फ उसके वक्र तल को बनाने में ही पत्थर लगा, ऊपर वाला तल नहीं बनाया है, क्योंकि ऊपर वाला तल बनाएगा तो पूरी तरह से वो तो ढकना के रूप में ढक दिया जाएगा। तो अगर कटोरी तैयार की जाती है तो कटोरी तैयार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला भाग ही कटोरी का बनता है। नीचे वाला भाग बनने का मतलब वक्र तल बना है। तो वक्र तल को बनाने में कितना पत्थर लगा है? तो इतना वर्ग सेंटीमीटर। मतलब ये क्या दिया है? सिर्फ वक्र तल को बनाया है, आयतन नहीं, वक्र तल को बनाया। मतलब वक्र तल के किस भाग को बनाया? वक्र तल के क्षेत्रफल को बनाया है। तो ये जो दिया हुआ हमको, ये क्षेत्रफल, ये किसका क्षेत्रफल दिया हुआ है? अर्धगोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अर्धगोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल है। तो हम भी क्या करेंगे? हम भी अर्धगोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल निकालेंगे और निकाल के बराबर दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि हमको व्यास निकालना है। तो व्यास निकालना, तो व्यास निकालने का तो कोई फॉर्मूला दिए नहीं है, तो क्या करेंगे? मान लेंगे। किसको? व्यास नहीं, अर्धव्यास को। अर्धव्यास मानेंगे तो व्यास अपने आप मिल जाएगा। अर्धव्यास कभी नहीं मानते हैं, मानेंगे तो अर्धव्यास ही मानेंगे। तो अर्धव्यास मानेंगे तो क्या होगा? अगर हम लोग अर्धव्यास मानते हैं तो अर्धव्यास मानेंगे तो इसका मान निकालना पड़ेगा। इसका मान निकालेंगे कैसे? तो जो दिया हुआ सवाल में वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो सवाल में दिया क्या है? इसके वक्र तल का क्षेत्रफल से। तो वक्र तल का क्षेत्रफल निकाल करके क्षेत्रफल जो दिया हुआ है उसके बराबर दिखा देंगे। तो हमको वक्र तल का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब इसको अगर इसके बराबर दिखा देंगे, सॉरी, ये अर्धगोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धगोलक का तो पूरा तल नहीं ना बनाया है, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला तल बनाया, मतलब वक्र तल, इसका क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर को हम लोग इसके बराबर दिखाएंगे, आर का मान मिल जाएगा, समीकरण मिल जाएगा। तो यहाँ पे आर का मान दिखाने के लिए समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कटोरी के मुंह का व्यास, सॉरी अर्धव्यास, क्या अर्धव्यास क्या हो जाएगा मेरा? आर। कटोरी के मुंह का व्यास क्या हो जाएगा? आर सेंटीमीटर मान लिए। तो अब अगर आर निकालना है तो आर का मान निकालने के लिए लोग समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण कैसे बनाएंगे? जो सवाल में दिया है वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो समीकरण में दिया क्या है? वक्र तल का क्षेत्रफल। तो कटोरी के वक्र तल का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो कटोरी के वक्र तल का क्षेत्रफल हो जाएगा मेरा क्या? 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, इतना वर्ग सेंटीमीटर। 2 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास आर है तो आर ही लीजिए, बाई 80 अब यही वक्र तल का क्षेत्रफल वक्र तल के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू ये आर स्क्वायर, और इसको तोड़ेंगे तो 7 7 49, 49 में 2 जोड़ देंगे तो 51 हासिल 5, फिर 7 दूना 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा? 14 5 19, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, इतना बटे 7। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे? इसको इंटू करेंगे तो 22 से 2 का इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा 44/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 891/7। अब यहाँ से आर स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो 891/7 जैसा था वैसे रहा। ये सारा का सारा पार्ट बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। तो 7/44 हो जाएगा। मतलब एक भिन्न बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो उलट जाता है, क्योंकि भाग कर रहा होता है। तो अब काट देंगे, 7 से 7 कट गया, 11 से 4 कट 44 कट जाएगा 4 बार में, फिर 11 8 88, 11 एकम 11। अब ये नहीं कटेगा। तो जब आर का मान निकालेंगे तो ऊपर बच गया 81 और नीचे बच गया 4। आर का जब मान निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटा रहा है। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 81 का 9 और 4 का वर्गमूल 2। तो ये मिल गया हमको अर्धव्यास। हमको निकालना है व्यास। तो व्यास जब निकालेंगे तो व्यास हमारा हो जाएगा क्या? 9/2। जो अर्धव्यास आया इसको 2 गुना कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे तो हमको व्यास मिल जाएगा। तो 2 से इंटू कर दिए, 2 से ये 2 कट गया, तो कटने के बाद हो गया 9 सेंटीमीटर।